आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। सदर जमहूरिया ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाने और मदरसों की जदीदकारी का जिक्र किया है। इससे मुसलमानों में उम्मीद की किरण जागी है। साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मुसलमानों को यकसा मौके फराहम करने के लिए वादा दिलाया है। क्या नई हुकूमत अक़लियतों के तई संजीदा है? इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब, कांग्रेस के तर्जुमान राजीव त्यागी साहब, बीजेपी की नुमाइंदगी कर रही डॉक्टर दीपिका शर्मा और सियासी तजियाकार इलियास मलिक साहब। आप सभी का आलमी स्टूडियो में खैर मकदम है। तो शुरू करते हैं खुली बहस। सोलहवीं लोकसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने नई हुकूमत के मंसूबों में मुसलमानों को बराबर का मौका दिए जाने की बात कही है, जिसके बाद सदर जमहूरिया के खुतबे पर हुई बहस का जवाब देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मुसलमानों के हालात बेहतर करने की बात कही, लेकिन अपोजिशन लीडरान इसे महज इंतखाबी तकरीर बता रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सबको साथ लेकर चलने का वायदा करके इक़्तिदार की कुर्सी हासिल करने वाली मोदी सरकार के सामने यूं तो चैलेंजों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन सबकी नजरें खास तौर पर मुस्लिम मसाइल पर टिकी है। हालांकि सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने अपने खुतबे में मुसलमानों के हालात सुधारने की बात कही, वहीं सदर के खुतबे पर हुई बहस का जवाब देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मुसलमानों के हालात ज़ार पर तशवीश का इजहार किया। Sections of minority communities continue to suffer from poverty as benefits of government schemes do not reach them. My government is committed to making all minorities equal partners in India's progress. The government will specially strengthen measures to spread modern and technical education among minority communities, and a national madrasa modernization program will be initiated. मुसलमान भाई, मैं देखता हूं, जब मैं छोटा था जो साइकिल रिपेयरिंग करता था, आज उसकी तीसरी पीढ़ी का बेटा भी साइकिल रिपेयरिंग करता था। ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? उनके जीवन में बदलाव कैसे आए? और इस बदलाव के लिए हमने फोकस एक्टिविटी करनी पड़ेगी। उस प्रकार की हमारी योजनाओं को लेकर के आने पड़ेगा। और मैं उन योजनाओं को तुष्टीकरण के रूप में देखता नहीं हूं, मैं उनके जीवन को बदलाव के रूप में देखता हूं। कोई भी शरीर अगर उसका एक अंग विकलांग हो तो उस शरीर को कोई स्वस्थ नहीं मान सकता। शरीर के सभी अंग अगर सशक्त हो तभी तो सशक्त शरीर हो सकता है। सदर जमहूरिया और वजीर आजम की जानिब से मुसलमानों की बदहाली पर तवज्जो दिए जाने और उनकी बेहतरी के लिए काम करने के वायदे या इरादे को मुसलमानों के सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने अपने अपने नजरिए से देखा। आसाम यूडीएफ के सदर और रुकने पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि मुसलमानों के हक में सिर्फ बातें करने से बेहतर है कि कुछ काम हो। वहीं दीगर लीडरान ने नई सरकार के अज़ाइम पर तंज किया। मुसलमान के नाम से ये पहली मर्तबा सरकार का भाषण आया है कि लफ्ज़ मुसलमान को इस्तेमाल कम किया गया, और मैं समझता हूं हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में ये एक खुश आइंद एक इकदाम है। हमको मुसलमान 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 कहकर इससे पहले हुकूमतों ने इतना बदनाम कर दिया, मुसलमानों को दिया कुछ नहीं, और माइनॉरिटीज और मुसलमान के नाम से ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, पहुंचा दिया हमको आसमान पे और सारी दुनिया का दुश्मन बना दिया। अभी अक़लियतों की बात भी नहीं आई थी, एजेंडा तो आज आया है, उससे पहले से ये सब शुरू हो गया कि साहब वो 370 खत्म कर दी जाएगी, उसके बाद पर यकसा सिविल कोड नाफिज होना चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है इन हालात और इन तनाजुर में बहरहाल उन्होंने ये बात कही है, काश ऐसा हो। हालांकि सीपीआई लीडर सलीम अहमद ने इन बातों को सिर्फ हवाई बताया और कहा कि वजीर आजम सपनों के सौदागर हैं और पार्लियामेंट में उनका बयान इंतखाबी तकरीर से ज्यादा कुछ नहीं था। जबकि एनसीपी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जैसा नरेंद्र मोदी जी का भाषण होना चाहिए वैसे ही होता है, जैसे लोग पसंद किए जो भाषण वो देकर आए, जो भाषण वो देते रहते हैं और जो भाषण वो देते रहेंगे, इसमें कोई अड़चन नहीं है। जो उसको बोलते हैं वो सपनों का सौदागर के रूप में उभर कर आए हैं।
सदर जमहूरिया के खुतबे और वजीर आजम की पहली तकरीर में मुसलमानों की खस्ता हाली की बात तो तस्लीम की गई है और हुकूमत की तरजीहात में भी उनका तस्करा किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी हुकूमत मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत की बेहतरी के लिए कुछ खास इक़दाम करेगी या फिर गुज़िश्ता हुकूमतों की तरह सिर्फ कागजी खाना पूरी करके उनका इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर ही करना चाहेगी। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। नाज़रीन, आपने देखा किस तरह सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने अपने खुतबे में ये कहा कि मुसलमानों की हालत बेहतर है और उसको बदतर है और उसे बेहतर करने के लिए कुछ इक़दाम करने के जरूरी हैं। और सवाल का जवाब देते हुए, बहस का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को बताया कि मुसलमानों की हालत उस तरह से जिस तरह से एक बदन में कोई आपका जो हिस्सा है वो माजूर हो गया हो और उसके इलाज की जरूरत है। लेकिन जिस तरह का रद्द अमल आ रहा है उससे ये लग रहा है कि कोई भी नरेंद्र मोदी के इस अज़म से या नरेंद्र मोदी की जो पहल हो रही है उससे किसी को भी बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं है, बल्कि लोगों में खदशात जाते हैं। लेकिन उससे पहले चलते हैं कांग्रेस के पास, तो ये जानने की कोशिश करते हैं जो बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि मुसलमान 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 कहा जरूर गया लेकिन कुछ किया नहीं गया। कम से कम ये जो नई हुकूमत आई है वो मुसलमान नाम का इस्तेमाल नहीं कर रही है लेकिन कुछ करने और कुछ देने की बात कर रही है। त्यागी साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी के लिए एक शेर पढ़ देता हूं। वो बहुत सलीके से बोलता है पर कुछ करता नहीं। सियासतदान है बहुत छोटे दिल का। सियासतदान है बहुत छोटे दिल का। मैंने इसलिए कहा, देखिए सुनिए, कि निश्चित रूप से जो विगत चुनाव हुआ 2014 का देश में, उसमें एक मैनेजमेंट करके सपनों के सौदागर ने सपनों को बेचने का कार्य किया। क्या मोदी देश की एकता और अखंडता को कायम रख पाएंगे? क्या मोदी हिंदू और मुस्लिम में कुछ जो भेद करना चाहते हैं उसके हिसाब से कार्य करेंगे? मेरा सवाल यह है कि अभी ये कहा जा रहा है और इस बात का खामियाजा भी आप लोगों ने भुगता है कि आप लोगों ने मुसलमान मुसलमान जरूर बहुत किया, मुस्लिम वोट बैंक को आपने इस्तेमाल किया और हुकूमत की 60 साल तक, लेकिन आपने मुसलमानों को उतना दिया नहीं। कम से कम एक देने की शुरुआत या पहल हो रही है, तो उसको किस तरह से लेते हैं? देखिए, मेरा मानना यह दूसरा है। देखिए, कुल मिलाकर के ना तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुसलमान कोई वोट बैंक है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है आजादी के स्ट्रगल से लेकर के आजादी के बाद तक कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर के, सभी धर्म सभी जातियों के लोगों ने मिलकर के देश को बनाने का काम किया, देश को आजाद कराने का काम किया और देश को आगे ले आने का काम किया। इतिहास गवाह है कि बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं, दारुल उलूम से महमूद हसन साहब से लेकर के, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब से लेकर के, रफी अहमद किदवई साहब से लेकर के, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब से लेकर के, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब का जो 95 वर्ष का जीवन है उसमें से 45 वर्ष उन्होंने देश की आजादी के लिए जेल में व्यतीत किए। तो आप इसी बात से देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी सभी संप्रदायों को ये मानती है कि सभी संप्रदायों का योगदान है देश को बनाने में। लेकिन जिस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, चाहे वो गोलवलकर साहब की नीति रही हो, आरएसएस के जो गोलवलकर साहब थे जिनको गुरुजी कहते हैं ये लोग बात, और जो ये कहते थे कि देश में 3 खतरे हैं, मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट। तो इससे क्या मोदी बाहर निकल पाएंगे? क्या मोदी उससे बाहर निकल करके कोई ऐसा एजेंडा लागू करेंगे कि जिससे कि मुसलमानों को, वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को बराबरी का हिस्सा देंगे, निकालने की कहना और करना दोनों चीज अलग अलग। मैं शेर पढ़ चुका हूं, आपको कह भी चुका हूं इस बारे में। मैं तो ये मानता हूं, देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है, इंक्लूसिव ग्रोथ का जो कांग्रेस का एक पिछले 10 साल का एक विजन था, उसका मतलब यह था कि प्रत्येक भारतीय, चाहे वो किसी जाति संप्रदाय का है, उसका उस ग्रोथ में हिस्सा होना चाहिए। महात्मा गांधी जब ये कहते हैं कि अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति जो विकास से महरूम रह गया है, प्रजातंत्र का मतलब यह है कि उसको विकास में सम्मिलित करना, तो ये हम लोगों ने किया है। हमारे लिए ना तो मुसलमान कोई वोट बैंक है, ना हिंदू कोई वोट बैंक है, ना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है जी। हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है। हाँ, सही बात है। आपके कांग्रेस के तर्जुमान राजीव त्यागी ने कहा कि हमारे लिए सारे लोग भारतीय हैं और वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस नहीं करती है, लेकिन जो तासुरात लोगों के हैं वो ये है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को पूरे तौर पर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। हमारे साथ सियासी तजज़ियाकार इलियास मलिक साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो माजी में सूरत हाल मुसलमानों की रही है और जो पिछड़ापन मुसलमानों का है, वैसी सूरत में आज एक नई सरकार आई है जो मुसलमानों को यकसा मौक़े फराहम कराने की बात कर रही है। उनको ये बात खुशाइन लगती है या उनके कुछ खदशात? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो पहले हुकूमत थी, बातें तो वो भी यही करती थी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस की हुकूमत में बनी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई भी
और उससे ये बात साबित हुई कि मुसलमान जो है वो दलितों से पीछे चला गया है। और आज इसी चीज को अगर आप गौर करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने इस बात को पार्लियामेंट में माना कि साहब मुसलमानों की हालत ऐसी है। तो एतराफ तो दोनों कर रहे हैं, उन्होंने भी किया था। उन्होंने एक बात और कही, 3 पुश्त से जो पंचर लगा रहा था वो आज तक भी पंचर लगा रहा है। तो इसका मतलब वो ये मान रहे हैं कि हालत खराब है जी। तो अब मान तो दोनों रहे, उन्होंने भी था, उन्होंने भी माना था, इन्होंने भी माना है। बात असल में यह है कि ये जो आए हैं, ये जो कह रहे हैं, कह वो भी रहे थे, हुआ कुछ ऐसा नहीं। अगर होता तो जाहिर है कि आज ये सूरत हाल नहीं पैदा होती। तो आज जो सूरत हाल है, अगर वो इसको मान रहे हैं तो ठीक है, अभी तो आए हैं, अभी किसी तरह का फौरन शक नहीं करना चाहिए, कम से कम 6 महीने जरूर देना चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन अगर वो कुछ करते हैं और ये हुकूमत कुछ करती है तो वो तो सामने नजर आएगा, कोई छुपने वाली बात तो होगी नहीं। और अगर नहीं करती तो वो भी नजर आ जाएगा। अभी सरेदस्त किसी तरह का कोई शक व शुबहा फौरन कर लेना वो भी मुनासिब नहीं है, और ये सोच लेना कि हो जाएगा ये भी मुनासिब नहीं है। ये तो यानी आप ये कह रहे हैं इलियास आज़मी साहब कि हम लोगों को थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए, वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए, और वक्त बताएगा कि कितना दावे में दम है नरेंद्र मोदी के। हमारे साथ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की एक नुमाइंदा बैठी हैं, डॉक्टर दीपिका शर्मा, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भी सुना होगा कि जब से नरेंद्र मोदी का और सदर जमहूरिया का जो भाषण हुआ है उसके बाद लोग खदशात, और लोग ये कह रहे हैं कि ये कहने की बात है और कहने के दांत कुछ और दिखाने की बात कुछ और है। आपको क्या लगता है दीपिका जी, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो कर दिखाएंगे? फैजल साहब, हमारा चुनावी एक वादा था लोकतंत्र के साथ, अपने लोगों के साथ, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका साथ सबका विकास। इसी लाइंस पे चलते हुए माननीय मोदी जी ने पार्लियामेंट में जो कहा, वो ये कहा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो इतने सालों से पिछड़ी रही है, और हमारी जो सरकार आई है, हम अपना पूर्ण प्रयत्न करेंगे कि हम उसके पिछड़ेपन से, बैकवर्डनेस से बाहर निकालें। दूसरी बात यह है कि उन्होंने निरंतर चुनाव के दौरान हर जगह जाके अपनी स्पीच में कहा कि भारतीय मुसलमान के लिए एक हाथ में कुरान होनी चाहिए और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। अभी आपने हाल में देखा, पार्लियामेंट स्पीच से पहले आपने देखा कि HRD मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि मदरसों को वो मॉडर्नाइज करेंगे। तो वहां से एक मदरसा के लीडर का बयान आया था कि जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स हैं वो केवल गवर्नमेंट फंडेड मदरसों को अप्लाई करेंगे, और जो मदरसे गवर्नमेंट से फंड नहीं लेते उन पे वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं पे मुस्लिम कम्युनिटी को भी सामने आना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट के बेनिफिट्स एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या सारी कम्युनिटी को देना चाहती है, तो बगैर बढ़ के आगे लेना होगा, आपको बढ़ के आगे लेना होगा, क्योंकि ताली सदा 2 हाथ से बचती है। हमारे इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, और मैं समझती हूँ कि भारत के इतिहास में पहला एक ऐसा मौका है, सिर्फ एक कौम के लिए नहीं, सारी कम्युनिटीज के लिए है। और मैं सारी कम्युनिटी से अनुरोध करूंगी, चाहे वो मेजॉरिटी चाहे माइनॉरिटी, कि आपको आज डेवलपमेंट का मौका मिला है और मिल रहा है, तो आप सामने आइए और बगैर शक और रंजिश के उसको पकड़िए, क्योंकि ऐसे ऐतिहासिक मौके दोबारा नहीं। मौजूद है स्टूडियो में एक सीनियर सियासतदान और मुस्लिम मसाइल पे काफी गहरी नजर रखते हैं, रुकन पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, मोहम्मद अदीब साहब। मोहम्मद अदीब साहब, आपने सारे लोगों की बात सुनी, आपने भी वो भाषण सुना होगा प्रणब मुखर्जी का भी, और उसके का जवाब देते हुए जो शुक्रिया अदा किया नरेंद्र मोदी ने, वो भी आपने सुना होगा। आपको क्या लगता है, जिस तरह की बात नरेंद्र मोदी ने की और जिस तरह के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, उन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने तो पार्लियामेंट की स्पीच में भी कहा था जी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो एड्रेस है वो वही है जो सरकार लिख के देती है, वो पढ़ना तो पूरे तौर पे जो मैनिफेस्टो था, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का जी, उसका सेकंड एडिशन की शक्ल में प्रेसिडेंट साहब ने उसको फिर पढ़ दिया। मैं समझता हूं कि ये अभी बहुत जल्दी इसलिए है कि 15 मई सन 14 तक तो हम अपीजमेंट के खाके में थे। 16 मई को ये कहा गया कि नहीं साहब, हम अपीजमेंट से निकल गए। ये कहा जा रहा है कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ चाहते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होगी? फैसल साहब, ये बात तय हो गई थी सच्चर कमेटी के बाद
कि ये एक पिछड़ी हुई कौम है जिसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कुछ स्कीमें लाई गई थी। प्राइम मिनिस्टर ने 15 सूत्री कार्यक्रम लाए थे और स्कॉलरशिप की स्कीम दी थी। एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट किया था कि जहां जहां मुसलमान हैं उनको वहां और बढ़ाया जाए। इस पे पूरी खामोशी है। कोई अभी तक नहीं कहा गया कि ये सवाल मैंने पार्लियामेंट में उठाया भी कि आप जो स्कीम चल रही थी उसको और बढ़ाएंगे या घटाएंगे या कायम रखेंगे, ये कुछ नहीं है। एक्सक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, आइए दौड़ें, सब लोग दौड़ेंगे, ये कहा जा रहा है। यानी रेस का घोड़ा भी दौड़े, मुसलमान जो है वो इक्के और तांगे का घोड़ा है, वो कैसे दौड़ लेगा? नहीं, आप भी दौड़िए साहब। अरे जब तक आप उसको ग़िज़ा नहीं देंगे, हम एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, फाइनेंशियली बैकवर्ड हैं, हर सिस्टम में बैकवर्ड हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह, इस कौम का हरासमेंट जो है, इसके ऊपर जो खौफ है, आप बताइए कि जो उनका एक गिर्राज जो अभी मंत्री जो MP भी बन गए हैं, वो ये कहते हैं कि साहब पाकिस्तान चले जाओ अगर यहां नहीं रहना है जी, मोदी की मुखालफत करनी है। क्यों नहीं एक्शन लिया मोदी साहब ने? सबसे पहले ट्विटर पे चलते हैं, एक बच्चे को पुणे में शहीद कर दिया गया सिर्फ दाढ़ी टोपी पे। क्यों नहीं बीजेपी ने ऑफिशियल बयान दिया? आप एक तरफ से हमको डराएं और दूसरी तरफ से कहें कि आओ भाई आओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जो वो कह रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए कि अभी ये चांद तारे लाने की बातें हो रही हैं। सूरज को कहते हैं कि लेकिन अदीब साहब यहाँ पे आपको रोकूंगा, चांद तारे लाने की बात तो जरूर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जो एक खुशाइन बात लगती है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखिए कि हम क्यों उन पे शक करें। इसलिए कि जो पहले जो पार्टी थी इक़्तिदार में, उसके साथ भी आपने काम किया, आपने देखा है कि किस तरह की चीजें कही गई और हुआ कुछ नहीं। आप खुद कह रहे हैं कि मुस्लिम कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में जो स्कीम चली, ठीक है, उसका कुछ फायदा जरूर मिला होगा, लेकिन हालात यहीं पे हैं। आपने खुद देखा है कि 60 साल के बावजूद एक चीज मैं आपसे फैसल साहब, हर चीज डिपेंड करती है आपकी नीयत क्या है। तो ये तो कह रही है दीपिका की नीयत एकदम साफ है। अगर देखिए नीयत है तो हमने तो कहा कि अगर नीयत है जी, तो हमने सवाल पार्लियामेंट में ये बात उठाई थी जी कि आपकी नीयत क्या है, एक चीज मैं कह रहा हूं, आप चाहते क्या। एक तरफ ये कहा, बिल्कुल बुनियादी बात आपसे करता हूं, उन्होंने ये भी एक पार्लियामेंट में कहा कि हमारे नकवी साहब ने पार्लियामेंट की बहस में कहा था कि साहब दाढ़ी और टोपी वालों को मुश्तबा और मशकूक बना दिया कांग्रेस ने। बिल्कुल हकीकत है, किया कांग्रेस ने। नकवी साहब के इस बयान से हम बड़े खुश हुए, लेकिन दूसरे दिन क्या देखा कि जिस ऑफिसर ने IB के आसन ने, अजीत दोवल, जिसने ये प्रोग्राम बनाया था कि मुस्लिम बच्चों को जेलों में डालना है जो 10-10 साल के बाद छूटे, उसको सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया। तो किसको सही माने, नकवी साहब या बीजेपी की उस आवाज को सही मान ले कि अब हमारे ऊपर डर नहीं है, अब हमको डर नहीं है, हमारे ऊपर कोई खौफ नहीं है, अब हम डर, मतलब चलिए आपने एक बहुत अहम मसला उठाया, लेकिन अमल कुछ और हो रहा है जी। लेकिन ये बात जरूर है कि देखिए फर्क हमको बहुत कुछ यूं लग रहा है कि इससे पहले वाला हमारा प्राइम मिनिस्टर था वो बोलता ही नहीं था, अब जो प्राइम मिनिस्टर आया है वो चुप ही नहीं होता। तो दोनों में बड़ा फर्क है, इसलिए थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। चलिए नाज़रीन, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे। बहुत अहम मुद्दा उठाया है अदीब साहब ने कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उस शख्स को बनाया गया है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं ये इल्जाम है और जिसको लेकर के हम जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें एक शक और शुबा है कि ये वही शख्स है जिसके वजह से बहुत सारे मुस्लिम नौजवान बेकसूर पकड़े गए थे। लेते हैं एक ब्रेक। कश्मीर समर फेस्टिवल 2014 में लुत्फअंदोज होने के लिए पुकार रही है कश्मीर की वादियां। 21 जून से 29 जून तक आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। किस वजह से मुसलमान के पिछड़ापन के पीछे मेन वजह है उसकी एजुकेशन में कमी होना। हिंदुस्तान के हम हिस्सेदार हैं, ना कि किराएदार। पॉपुलेशन फर्ज कीजिए 15% है, तो क्या पार्लियामेंटेरियन मुसलमान 15% है? जब तक मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद या हाली जैसे रहनुमा हमारी कौम को नहीं मिलेंगे, हमारी कौम की हालत नहीं सुधर सकती।
आजादी के बाद से मुसलमानों का हिंदुस्तान में शोषण होता चला आ रहा है। कभी इनके लीडरों ने इनका शोषण किया है, कभी इनके मजहबी रहनुमाओं ने इनका शोषण किया है। डेवलपमेंट विकास के लिए दीनी और दुनियावी के बारे में सोचें, इस मुल्क की आवाम के बारे में सोचें, लेकिन असल फसाद की जिम्मेदार जो है वो अफसरान होते हैं। आज का सवाल, वो कौन सी शॉल है जिसे रिंग शॉल भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पश्मीना शॉल, ऑप्शन बी कनी शॉल, ऑप्शन सी शहतूश शॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब देने के लिए मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें FST, स्पेस दें, अपना नाम टाइप करें, फिर स्पेस दें, अपना जवाब A, B, C या D टाइप करें और भेज दें 59090 पर। सही जवाब देने वाले को दिया जाएगा कश्मीर समर फेस्टिवल 2014 में पैराग्लाइडिंग, ज्वेलरी नुमाइश और मुतादिद तफरीही प्रोग्राम्स के मुफ्त टिकट। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद अदीब साहब, सियासी लीडर हैं, और कांग्रेस के तर्जुमान त्यागी साहब, इलियास मलिक साहब, और बीजेपी की लीडर दीपिका शर्मा जी। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने अपने खुतबे में नई हुकूमत के जिन मंसूबों का खाका पेश किया था, वजीर ने आज भी उन्हें दोहराया है। सदर के खुतबे पर लोकसभा में बहस का आगाज करते हुए बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राजीव प्रताप रूडी ने बीजेपी की इस तारीखी कामयाबी का जिक्र कुछ इस अंदाज में किया कि कांग्रेस समेत कई पार्टियों के लीडरान को उन्हें तहम्मुल से काम लेने का मशवरा देना पड़ा। पेश है एक रिपोर्ट। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में 16वीं लोकसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने एनडीए हुकूमत के अज़ाइम और पॉलिसियों का खाका पेश किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि महंगाई दूर करना सरकार की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वहीं सबको साथ लेकर चलने की बात भी कही गई। इसके बाद सदर जमहूरिया के खुतबे पर 2 दिन तक बहस हुई। बहस का जवाब देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी हुकूमत की तरजीहात बयान की। मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार से अवाम को काफी तवक्कुआत हैं और वो लोगों की उम्मीदों के मुताबिक काम करेंगे। They have voted for a united, strong and modern India. एक भारत, श्रेष्ठ भारत. My government is committed to nurturing the right environment of actualizing this mandate of the people. For this, it pledges itself to the principle of सबका साथ, सबका विकास। यहां भी जो मुद्दे उठाए गए उसके भीतर भी एक आशा थी, एक होप थी। यानी देश के 125 करोड़ नागरिकों ने जिस होप के साथ इस संसद को चुना है, उसका प्रतिध्वनि इस तरफ बैठे हो या उस तरफ बैठे हुए सबकी बातों में मुखर हुआ है। ये मैं मानता हूं एक शुभ संकेत है भारत के भाग्य के लिए। सदर जमहूरिया के खिताब के बाद बारी थी अपोजिशन के रद्द-ए-अमल की। कांग्रेस लीडर कमलनाथ ने कहा कि खुतबे में उम्मीदों की बातें तो की गई हैं, लेकिन अब देखना यह है कि सरकार अपने वादे किस तरह पूरे करती है। जबकि सैफुद्दीन सोज ने सरकार की मुजव्वज़ा पॉलिसियों को पुरानी बातों से ताबीर किया। अपोजिशन के लीडरों की बातों का जवाब देते हुए मरकजी वजीर बराए सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इतनी जल्दी कुछ नहीं किया जा सकता। अपोजिशन सब्र से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। राष्ट्रपति के भाषण स्वप्नों और उम्मीदों को उजागर कर रहा था, जो पिछले 3 महीने से ये चल रही है बात, और अभी तो शुरुआत ही है। आगे आने वाले समय में ये कितने स्वप्ने, कितनी उम्मीदें साकार होती हैं, देखा जाएगा। वो खोखले नारू बात अलग है, और इस वक्त जब कहना था कोई मॉडल की बात नहीं की, क्या मॉडल रहेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे तो कैसे करेंगे, कुछ इशारा मिलना चाहिए। ग्रोथ होगी क्या 5% होगी या 7%, उधर तो कहते थे हम काया पलट देंगे। इस एड्रेस में काया पलटने वाली बात कोई नहीं। भैया अभी 10 दिन के बाद अगर
कमलनाथ जी इस तरह के सवाल खड़े करेंगे तो बड़ा, तो इतने सबसे वरिष्ठतम यहाँ के सदस्य हैं, अगर मैं क्या करना चाहता हूँ ये मैं नहीं बताऊंगा तो कहेंगे कुछ बता नहीं रहे हैं, इनके पास बताने के लिए नहीं है। बहस की शुरुआत बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राजीव प्रताप रूढ़ी ने की। अपनी जिम्मेदारियों की बात करते हुए रूढ़ी ये जताना नहीं भूले कि हालिया इंतखाबात में बीजेपी एक ताकतवर पार्टी की शक्ल में उभरी है, जबकि कांग्रेस एक रियासती पार्टी बनकर रह गई है। जिस पर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी अपनी हालिया कामयाबी पर ज्यादा उड़ान न भरे, क्योंकि ये बदलते रहने वाली चीजें हैं। बिहार से कांग्रेस की एमपी रंजीता रंजन ने रूढ़ी और बीजेपी को निशाने पर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने 428 उम्मीदवार दिए और आज इस देश में अकेली ताकत पर 282 की संख्या में सदन में बैठी। लेकिन यह महत्व नहीं है, क्योंकि बहुत राज्यों में हम थे और मजबूती से आगे बढ़। देखिए, हम क्षेत्रीय पार्टी की बड़ी बहुत सम्मान करते थे, लेकिन यह देश में कभी कल्पना नहीं था कि एक राष्ट्रीय पार्टी को हमें क्षेत्रीय पार्टी के रूप में इस सदन में स्वागत करना पड़े। ऐसी कल्पना हमने कभी नहीं की। आप तो 282 सीटों पर भी जन आदेश लेकर आसमान से बातें करने की बात करते हैं। हम तो 414 सीटों का भी लोकसभा में जन आदेश ले चुके हैं। इसलिए जनादेश और कुर्सी और पैसा ये ऐसी कमबख्त चीज है, एक जगह रहती नहीं है, घूमती रहती इधर से उधर उधर से। रूढ़ी जी के उस बात पे होंगी, बहुत आश्चर्य हुआ। सबने कहा था कि बहुत अच्छा भाषण देते हैं, भाषण बहुत अच्छा था, पर स्पेसिफिक पॉइंट नहीं थे। लग रहा था कि आप फिर अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हो। किसी ने, महान व्यक्ति ने कहा है, जीत व्यक्ति को अंधकार देती है, आंख में बंद कर देती है, और जो हार है व्यक्ति की आंखें खोल देती है। नई पार्लियामेंट के पहले इजलास में कमजोर अपोजिशन की तस्वीर जरूर दिखाई दी, लेकिन बीजेपी की कोशिश रहेगी कि अपोजिशन को नुक्ताचीनी करने का मौका कम ही दिया जाए। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म अपने वज़रा और लीडरान को कई हिदायत भी दे चुके हैं, लेकिन अवाम को इंतजार है तो बस उन अच्छे दिनों का जिसका ख्वाब उन्हें दिखाया गया है और जिसके मद्देनजर उन्होंने बीजेपी को तारीखी जीत दिलाई है। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। नाज़रीन, आपने ये एक रिपोर्ट देखी। चलते हैं सीधे अपने पैनलिस्ट के पास और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो सवाल ब्रेक में जाने से पहले मोहम्मद अदीब साहब ने उठाया था कि जरूर ये हुआ था कि दाढ़ी और टोपी के साथ जो मुसलमान थे उनको मुश्तबाक समझा गया, उनको सस्पेक्ट समझा गया और उनको पकड़ने की कोशिश की गई, और ये सारा पिछले जो हुकूमत थी उसके दौर में हुआ है। उसके साथ साथ अदीब साहब ने एक बात और कही कि इन सारी चीजों के पीछे और इन सारी चीजों के लिए जिनको बहुत हद तक जिम्मेदार माना जाता है दोभाल साहब, उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। जानना चाहते हैं, बहुत देर से राजीव त्यागी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, कि आप इसको कैसे देखते हैं राजीव त्यागी? देखिए, जो अभी बात कही अदीब भाई ने, उसके साथ साथ मैं 2-3 चीज कहना चाहूंगा। पहली बात तो मोदी जी ने जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर के अपने चुनाव प्रचार में बयानबाजी की थी, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान को खाकरा जलेबी खिलाने का काम किया, तो उनकी द्विअर्थी नीति साफ क्लियर पता चलती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो मुसलमान की आइडेंटिटी पे, उसकी वफादारी पे बार बार आरएसएस और बीजेपी के लोग बाग प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं, तो मैं कहता हूं बहुत साफ गोई से कि चंद लोग बाग हो सकते हैं, मुट्ठी भर लोग बाग जो आईएसआई से बलगलाए जा सकते हैं, लेकिन जो मुसलमान की पॉपुलेशन 18 करोड़ करीब वो मुसलमान की पॉपुलेशन देश को बनाने में पूर्ण योगदान दे रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैंने आजादी के पहले का भी जिक्र किया, आपको बहुत महान पुरुषों के नाम बताए, और आज भी मैं 10 नाम बता सकता हूं जो देश को बनाने के लिए हिंदू काम कर। इसको तो भारतीय जनता पार्टी वाले मानते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो इनके यहाँ के नाम, उसका एक नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने तो यहां तक आर्टिकल लिखा था कि मुसलमानों को वोट देने का अधिकार ही खत्म कर देना चाहिए। तो मोदी उस पर क्या कहना चाहते हैं, ये मेरा प्रश्न है। क्या मोदी सुब्रमण्यम स्वामी को बाहर निकालने? एक लंबी बात लंबी की बात है। बात यह है कि मुसलमानों के अधिकार की बात है, बात एक भारतीय के अधिकार की बात है। सियासतदानों ने जो आजादी के टाइम के सियासतदान थे, जब आइन की रचना, मैं कंप्लीट कर लूं, बहुत जरूरी है, जब आइन की रचना की थी, आइन बनाया था, तो प्रत्येक भारतीय को वोट देने के अधिकार से लेकर के प्रत्येक भारतीय को बराबर का हक दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बागी कहते हैं मुसलमानों को वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए, उस पर मोदी जी का क्या कहना है? ये प्रश्न तो रहेगा।
नहीं, सवाल ये है राजीव त्यागी साहब कि आप तो आज बहुत जज्बात में बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन ये बताइए ये सारे आपके अच्छे जो ख्यालात मुसलमानों को लेकर के थे, जब आप पिछले ज्यादा पुरानी बात नहीं करें 10 साल जब आप रहे अभी इख्तिदार में यूपीए 1 और यूपीए 2, तो क्या किया आपने? देखिए बहुत स्पष्ट बता दूं मैं आपको, पूरे देश के बारे में बता दूं, और पूरे मैं भारतीय समाज की बात कर रहा हूं, ना मैं हिंदू की बात कर रहा हूं ना मुस्लिम की बात कर रहा हूं। मैं इसमें बहुत स्पष्ट कह दूं, आजादी के समय में चंद करोड़ से अपने बजट शुरू करने वाला देश आज जब 2004 में हमने भारतीय जनता पार्टी से टेक ओवर किया था तो हमारी सकल घरेलू उत्पाद 32 लाख करोड़ की थी, आज 100 लाख करोड़ की है। हम 1 ट्रिलियन क्लब में हैं और 1 ट्रिलियन क्लब में जाने के सारा क्रेडिट आप कांग्रेस को दे रहे हैं? कांग्रेस के गवर्नमेंट को देता हूं मैं निश्चित रूप से। और 10 साल में स्वाभाविक भी होती है। ऐसा है, विकास कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि एक दिन में विकास पूरा हो जाएगा। हम लोगों ने सभी को साथ लेके चले और विकास जो है प्रत्येक अंतिम छोर तक पहुंचने का काम किया। एक शिक्षा के मामले में कह दूं मैं सिर्फ लास्ट सेंटेंस, हाँ मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो शिक्षा है। अगर आप ईसाइयों की शिक्षा देखें तो 80% वहां पे शिक्षित लोग बाग हैं, सिखों की संख्या देखें तो वो करीब क्या नाम उसका 70% के लोग आसपास है। मुसलमानों की शिक्षा अभी भी 60% लोग बाग शिक्षित समाज में आते हैं मुसलमानों में। तो निश्चित रूप से बहुत कम जो आरटीई दी है, जो आरटीई दी है, हमने राइट टू एजुकेशन दी है हम लोगों ने, उससे निश्चित रूप से मुसलमानों को शिक्षा की तरफ जाना चाहिए। शिक्षित समाज ही विकसित समाज होता है। मेरी अपील है आपके चैनल से मुसलमानों को निश्चित रूप से शिक्षा की तरफ जाना चाहिए। इलियास मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा। शिक्षा की बात यानी तालीम की बात हमेशा होती है और तालीम ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं अगर आपके हाथ में कलम है। लेकिन आज हालात ये है कि मुसलमानों की अगर बात करें एजुकेशन में, तालीम में, तो 41.27% मुसलमान तालीम याफ्ता हैं, जबकि जो नेशनल औसत है वो तकरीबन 63% है, 76% है। इसी तरह से और दूसरी चीजों में भी मुसलमानों की हालत बहुत पिछड़ी हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि हम एजुकेशन के नाम पर जो बेसिक एजुकेशन की बात है, जो मदरसों की बात है, मदरसों में हम मॉडर्न एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत मुतनाज़ा मसला है और इस पर पहले भी बातचीत हो चुकी है। मेरा सवाल आपसे यह है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जब आप मदरसों की बात करते हैं, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप ओवरऑल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो मदरसों में तो जो रिपोर्ट सच्चर कमेटी की है सिर्फ 4% बच्चे नहीं, लेकिन उसके बाद जो एक और रिपोर्ट है वो ये कहती है 15 से 30% बच्चे जाते हैं। मैं कहता हूं 15% भी अगर आप मान लीजिए तो बाकी 85% जो बच्चे हैं उनके लिए कोई प्रोग्राम है कि नहीं है। पहली बात तो ये है, क्योंकि देखिए मदरसे में जो बच्चे जा रहे हैं वहां पर बिल्कुल सही है कि कंप्यूटर भी होना चाहिए, उनको साइंस भी पढ़ाया जाना चाहिए, उनको मॉडर्न एजुकेशन दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे रोकूंगा, यहाँ पे ये कहा जाता है, 1 मिनट लिया साहब, यहाँ पे ये कहा जाता है जो उलमा हजरात हैं उनका बहुत साफ मौक़िफ़ है कि जो मदरसे हैं वो दीनी तालीम देने के लिए है, ना कि दुनियावी तालीम देने के लिए। उनका जो निसाब है, जो हम लोग कहते हैं दरसे निजामी, वो बिल्कुल एक तरह से इसलिए है कि वो आप किस तरह से जो रिलीजियस एजुकेशन है वो आप दें, ना कि आप मॉडर्न एजुकेशन दें। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, वो उनका मकसद यही है उसको कायम करने का। क्योंकि देखिए जो मसला है वो ये है कि मुसलमानों को हर मस्जिद के लिए 2 इमाम, मुफ्ती, आलिम ये चाहिए। वो जाहिर मदरसे से ही आएंगे, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं आएंगे। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन अगर अभी बहुत से मदरसे ऐसे हैं जो अपने यहाँ बच्चों को कंप्यूटर की तालीम भी दे रहे हैं, वो उनको इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं ताकि उनको उसके बारे में मालूमात हो। और दूसरी बात ये कि मैं आपको ये और बता दूं कि अलीगढ़, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जेएनयू ऐसा है जो मदरसे से बच्चे निकलने के बाद यहाँ उनका दाखिला भी हो जाता है। यहाँ ये सिस्टम है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि तमाम यूनिवर्सिटीज में इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि बच्चे अगर मदरसे से निकलने के बाद आगे अपनी एजुकेशन वो इस तरह की करना चाहते हैं तो वो करें। लेकिन जो मसला है वो ये है, वो ये नहीं, सबसे अहम मसला ये है, अभी अदीब साहब बैठे हुए ये आपको बताएंगे। ये जो मदरसा बोर्ड का मसला है ये तो अर्जुन सिंह साहब ले आए थे, उससे पहले भी बात हुई थी, कपिल सिब्बल साहब इसको ले आए और इस पे बड़ी बहस हुई और इस पे अदीब साहब ने भी बहुत काम किया। चलिए अदीब साहब के पास चलते हैं। लेकिन मैं ये बताऊं कि सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि वो मदरसा बोर्ड जो बन रहा है उसका मसौदा क्या है, क्या कानून है, उसको पहले लाना चाहिए। देखिए सिर्फ ये कह देना यानी इरादे साफ होने चाहिए, मकसद साफ होने चाहिए। सिर्फ ये कहना कि हम ये करना चाहते हैं वो काफी नहीं है। करने से पहले उसका ब्लैक एंड व्हाइट में आना चाहिए कि क्या करना चाहिए। चलिए उसके बाद उस पर बहस हो सकती है। चलिए मदरसों की तारीख को अगर देखें तो ये बहुत साफ है कि मदरसों के जोड़ना चाहूंगा फैसल साहब। जी आप बोलिए प्लीज। मदरसों की तालीम पे जो आपने कहा कि वहां के जो उलेमा है या जो भी लोग बाग चला रहे हैं उनको भी थोड़ा अपने आप को बदलना पड़ेगा।
बदलने से मतलब यानी आप भी ये समझते हैं कि उसमें मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए? थोड़ा देखिए, आप कुरान की तालीम दीजिए, अच्छी बात है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ अगर आप कंप्यूटर पढ़ें, जैसा कि उन्होंने कहा अंग्रेजी भी पढ़ें, तो सभी मदरसों में अगर ये चीज होगी तो उससे बेहतर देश की रचना होगी। हम उसको तारीखी पस मंजर में देखें। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि मदरसों को मॉडर्नाइज करने की और मदरसों को एक तरह से स्ट्रीमलाइन करने की शुरुआत, अदीब साहब यहां बैठे हैं, अगर मैं गलत हूंगा तो मुझे बताएंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी की थी। और जब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मॉडर्नाइजेशन करने की बात की थी और ऑल इंडिया मदरसा बोर्ड करने की बात की थी, तो उस वक्त मुफ्ती कासमी साहब, शिबली नुमानी साहब और हिफ्जुर रहमान साहब ने, जो इनके साथ काम करने वाले लोग थे, इन लोगों ने उसकी सख्त मुखालफत की थी और वो बात ठंडे बस्ते में चली गई। इसी तरह से धीरे धीरे कई बार इस तरह की बात हुई है और 2004 में भी अगर हम आज हाल के दौर में देखें तो ये बात हुई थी कि ऑल इंडिया मदरसा बोर्ड बने और मदरसों की एजुकेशन को स्ट्रीमलाइन किया जाए और किसी तरह से रोजगार से जोड़ करके देखा जाए, लेकिन हमेशा उसकी मुखालफत होती रही। मेरा सवाल अदीब साहब से यह है कि जो काम मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं कर पाए, क्या वो नरेंद्र मोदी कर पाएंगे? फैसल साहब, पहली बुनियादी बात तो ये समझिए, मदरसे में पढ़ता कौन है जी, कौन से बच्चे जाते हैं? यतीम और यसीर जी, जिनके घरों में खाने को नहीं होता, जिनके जिस्म पे कपड़े नहीं होते जी, उन लोगों को ये मदरसे वाले अपने यहाँ लाते हैं, कपड़े देते हैं, खाना देते हैं और दीन की तालीम देते हैं, इस नजरिए से कि अगर ये यहाँ नहीं लाए तो सड़कों पे चाकू चलाएंगे, शराब पिएंगे, दूसरे माहौल में जाएंगे। एक डिफरेंट क्लास है उन लोगों। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिनको हम लोग सिस्टम एजुकेशन नहीं दे पाता उनको वो एजुकेशन देते हैं। जो अशरफ अली थानवी ने कहा था, अशरफ अली थानवी ने कहा था कि हम जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लाते हैं, इनके पेट खाली होते हैं, भूखे होते हैं ये, लेकिन अगर हम पेट भरे हुए बच्चों को ले आए तो हम इंसानियत के बेहतरीन नमूने पेश करते हैं। तालीम का मतलब तरबियत भी होता है। आप समझ लीजिए, अभी एक नारा लगा हुआ है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जी। मैं यही कहता हूं कि बेटी को बचाओगे कैसे? जब इंसान वैशी पैदा करोगे तुम, जब तक पढ़ाओगे, तालीम अच्छी नहीं दोगे। ये तालीम नहीं है। हिंदुस्तान का एक कल्चर था, गांव की बच्ची बहन हमारी बेटी होती थी। आज वैश्यों की तरह लोग घूमते हैं, लड़कियों का निकलना मुश्किल है। ये उस नाकिस और गलत तालीम का असर है जो हम आज यूरोप से और मुख्तलिफ जगहों से लेकर करते हैं। ये मदरसा बोर्ड का जो मसला है, ये मसला मुसलमानों के मसाइल को हल करने का नहीं है। मदरसा बोर्ड का मसला मुसलमानों की अपनी मसलियत है। अपनी कौम को चाहिए कि मदरसे बोर्ड को सही करें, क्योंकि एक जमाना ये था, मदरसे की सिचुएशन ये थी, आप पुरानी जितनी भी दिल्ली की मस्जिदें जो बंद पड़ी हुई हैं, ASI ने ले रखी हैं, उन सब में आप देखिए कमरे बने हैं, मदरसा होता था। वही इंस्टीट्यूशन था मस्जिद जहां मदरसे होते थे, पढ़ाया जाता था। लेकिन 1857 की लड़ाई में इन उलमाओं ने जो जंग की थी, उससे ये अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अंग्रेजी से लड़ बैठे और उसकी नुकसान हमको आज झेलना पड़ा। अगर हम मदरसे को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं तो वो सरकार को चाहिए कि उन मदरसों को फंड दे, कौम से ये कहे, मुसलमानों से ये कहे। यहाँ पे आपको एक रोकना चाहूंगा अदीब साहब, मुझे वो भी याद है कि मदरसों की तालीम का मामला ये था कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी जाते थे, और एक बड़ा नाम कई लोग हैं, राजा राम मोहन राय की जो तरबियत है वो मदरसा आलिया कलकत्ता से हुई है। अगर वो संस्कृत के विद्वान थे तो आज भी फारसी भी आज भी बहुत क्या हो गया? आज भी बहुत मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, कलकत्ते के तो बिलखुसूस मदरसों में काफी हिंदू गरीब बच्चे, क्योंकि बहुत उस सोसाइटी से, उस जगह से आते हैं जगह कोई खाने पीने वाला नहीं। आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी पर गुफ्तगू जारी रहेगी। लेते हैं ब्रेक। हर साल तो तुम मुझसे डोनेशन लेती थी, इस बार क्यों नहीं? वो आपने डांस क्लासेस बंद कर दी ना। अरे रिटायर हो गई तो क्या हुआ, रेगुलर इनकम तो अब भी आती है। मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 इनकी वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है। नेशनल पेंशन सिस्टम। कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत जो एक खास मकाम दिया गया है हिंदुस्तान में, उसकी मुखालफत हो रही है और उस पर बहस की बात हो रही है। आप कैसे देखते हैं इस तनाज़े को? ये एक टेस्ट मार्केटिंग थी। मोदी साहब आए,
दूसरे ही दिन मिनिस्ट्री बनने से पहले उनके एक डिप्टी मिनिस्टर ने आर्टिकल 370 के बात कर दिया। ऑल इंडिया यूनाइटेड फ्रंट के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल की बेबाक राय। मौलाना नदवी को ये लग रहा था कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ छल कर रही है, धोखा कर रही है और उसको जो उसका हक है वो नहीं दे रही है। क्या वजह है? एक तो ये कि कांग्रेस की उस वक्त ये हुकूमत की पॉलिसी थी कि इन लोगों के ऊपर हमेशा ये बांग्लादेशी का तलवार लटका के रखो, जैसे जैसे इलेक्शन आएगा हम इनको ब्लैकमेल करेंगे, ये सारे वोट लाके हमको दे देंगे। देखिए तकरार में सैयद फैसल अली के साथ इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। मुर्दा लहू मुंह से बोलेगा, हर मुजरिम राज खोलेगा, साए भी उगलेंगे सुराग, कातिल होगा बेनकाब, जब होगी तफ्तीश। देखिए शनिचर की रात 9:30 और इतवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक पे जाने से पहले मोहम्मद अदीब साहब ये बता रहे थे कि किस तरह से मदरसों का कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदुस्तान में और वो क्या गलती हुई मदरसों से या उनके मुंतज़मीनों से जिसकी वजह से मदरसे इस हालत में आए हैं। तो वापस चलते हैं अदीब साहब की बात। अदीब साहब, आप जो कह रहे थे कि मदरसों के साथ मामला ये हुआ कि वो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अंग्रेजी से लड़ पड़े और उसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल। देखिए, और दूसरी बात, ये जो मॉडर्नाइजेशन का एक नारा बार बार बीजेपी अपने इस पे दे रही है, मैं आपसे ये जानना चाहूँ कितना रेलिवेंट है ये, क्या ये वक्त की जरूरत है? ये कतन जरूरत नहीं है। ये ऐसे इश्यूज हैं जिस पे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इनको एजुकेशन पे जाना है, जब मुसलमानों की हैसियत थी, बिहार और यूपी बिलखुसूस हर जिले में एक इस्लामिया स्कूल खुला हुआ है जी, उसको पैसे दे दीजिए, उसको डिग्री कॉलेज बनाइए, उसको लॉ कॉलेज बनाइए। किसने रोका? ये हम कांग्रेस पार्टी से भी यही कहते रहे कि भाई आप इनको उठाइए। तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मदरसों को मॉडर्नाइज करना चाहिए। नहीं, कांग्रेस आगे बैठे कोशिश की थी, उन्होंने कोशिश की थी और उन्होंने मुस्लिम एमपीज की एक मीटिंग रखी थी, उसमें मैं भी शरीक हुआ था और हमने उनके सामने ये सवाल रख दिया था कि आप ये 5-7% लोगों के लिए चिंतित न हो, ये कौम को चिंतित होना पड़ेगा और आप जो है वो बाकी जो हमारे 90% स्कूल हैं उनको ऊपर एजुकेशन का पैसा लगाइए, उनको लॉ कॉलेज बनाइए, बीएड कॉलेज बनाइए, ऐसे एजुकेशन दीजिए जहां की वो नौकरी भी कर सकें। खास तौर से मुसलमान कारीगर हमेशा इस मुल्क में उसने अपनी हैसियत कायम रखी हाथ के हुनर से। बिल्कुल बिल्कुल। उस हुनर को लाइए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा इसमें फैसल भाई, जो अदीब भाई ने कहा है, दोनों चीज से मैं सहमत हूं उनकी। एक विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो हाथ की दस्तकारी में किसी भी क्षेत्र में हो, सुई बनाने से लेकर के आपके क्या नाम उसका टोकरी बनाने तक, हाथ की दस्तकारी में मुसलमान कारीगरों का जवाब नहीं है। क्यों ना एक ऐसा बोर्ड बने जिसमें उन हाथ के दस्तकारों का हुनर को तराशने का काम करें हम लोग बाग, और उससे निश्चित रूप से रोजगार भी मिले। अंग्रेजों के टाइम पे मैं कह दूं, अंग्रेजों के टाइम पे बहुत सारी पॉकेट्स थी देश की जहां पर बहुत सारी चीजें बनती थी और मुसलमान दस्तकार इनको बनाते थे। तो क्यों ना हम ऐसा बोर्ड बनाएं जिससे कि हम उन हीरो को तराश सकें जो हमारे देश में रोजगार भी उपलब्ध होगा उसकी वजह से और देश में साथ साथ खुशहाली भी आएगी। पुराना जो हुनर है वो भी प्रिजर्व रहेगा। चलिए एक बात मैं कह दूं, क्योंकि एजुकेशन से मुताल्लिक बात हो रही है और अभी जिक्र आया था राइट टू एजुकेशन का, और फिर ये जिक्र आया कि भाई मदरसों में तो मैक्सिमम 15% या 4% 5% जो भी बच्चे जा रहे हैं। देखिए, जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन के तहत तो हर बच्चे को फ्री, उसमें सभी बच्चे आते हैं, सभी बच्चे हिंदू सभी बच्चे आते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब स्कूल ही नहीं होंगे तो बच्चे कहां से जाएंगे स्कूल? जो इलाके मुस्लिम पॉपुलेटेड हैं वो ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? हमारा सिर्फ ये कहना है कि वो घनी आबादी जो गरीबों की बात हो रही है वो देखिए, स्कूल जितने हैं वो खास इलाकों में है, आम इलाकों। चलिए हम इनसे बात पूछ लेते हैं। नहीं है जी दीपिका जी, आपने बातचीत सुनी, जाहिर सी बात है कि जो सिचुएशन है अभी मुल्क में, हम लोग सारे लोगों को तालीम नहीं दे पा रहे हैं, एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, स्कूलों की बहुत कमी है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जहां पे स्कूल नहीं है, किसी खास कौम की बात नहीं कर रहा हूं, किसी खास तबके की बात नहीं कर रहा हूं, जहां भी स्कूल नहीं है वहां स्कूल फराहम कराया जाए, स्कूल बनवाया जाए ताकि लोग पढ़ सकें। दूसरी बात अदीब साहब ने यह कही कि अगर इतना ही मुसलमानों के स्कूल को और कॉलेज को मॉडर्नाइज करने की बात है तो हर स्कूल में इस्लामिया कॉलेज और डिग्री
कॉलेज और स्कूल हैं उनके ऊपर आप मॉडर्नाइज कीजिए, और जो मदरसा है जो सिर्फ दीनी तालीम के लिए, रिलीजियस स्टडीज के लिए, उसको उस तरह से उसके साथ छेड़छाड़ ना कीजिए। क्या कहेंगे फैजल साहब? सबसे पहले तो मैं कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन, इसको विरोधाभास कहते हैं, एक मॉडर्न एजुकेशन और एक रिलीजियस एजुकेशन में मैं नहीं समझती। वही इंसान मॉडर्न एजुकेशन नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है। देखिए मकसद समझ लीजिए, जो मदरसा है या जो मकतब है उसकी तालीम का क्या ये है। एक चीज बहुत वजाहत के साथ अदीब साहब ने बताया था कि वहाँ कौन लोग जाते हैं जिन बच्चों को आप और हम या सिस्टम स्कूल नहीं दे पाता है, जिनको आप पढ़ा नहीं सकते हैं, जो दूसरे स्कूल में नहीं जा सकते हैं, उनको मदरसों में दाखिल किया जाता है ताकि वो कुछ पढ़ सके। एक दूसरी बात, अगर हायर उनको खाना पानी भी दिया जाता है और उनको एक तरह से एक जिंदगी में शामिल किया जाता है। दूसरी बात ये कि जो हायर एजुकेशन के मदरसे हैं जहां से लोग आलिम फाजिल होते हैं और जो रिलीजियस एजुकेशन के माहिर होते हैं, उनका काम ये होता है कि जाकर के मदारिस में, एक नए मदरसे में जाकर के पढ़ाएं या इमामत करें। यानी उनका जो मकसद है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल तय है। तो उसमें कहीं पे ये रोल नहीं आता है कि वो आप उसमें कुछ आप उनको टिकटिंग का कोर्स सिखा दीजिए या उनको आप कुछ और सिखिए। इसलिए कि मालूम है कि मदरसे से पढ़ने के बाद, जैसा कि इलियास आजमी साहब ने बताया कि हर मस्जिद में 2 इमाम की जरूरत है, मुअज्जिन की जरूरत है, मदरसे में मुदर्रिस की, वो एक बिल्कुल अलग है और बहुत छोटा तबका है, 5 से 7% लोग हैं। जो बड़ा है 80-85% मुसलमान की आबादी ऐसी है जिनको स्कूल फराहम नहीं है। आप लोग उनको स्कूल देने की बात क्यों नहीं करते? फैजल साहब, कहीं आप लोग के जहन में ये तो नहीं है जो बार बार कहते हैं कि मदरसों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये किया जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अगर आपको एक रिपोर्ट पता होगी जो हाल में रिलीज हुई है, उसमें ये बात बताई है कि सारे जो भारत के जो मॉस्क्स हैं उनमें उतनी जगह नहीं है कि जितने मदरसों में बच्चे परवरिश लेते हैं उन सबको वहां पे इमाम बना दिया जाए या वहां पे उसके लिए रिलीजियस सेमिनरी के लिए रखा जाए। अधिकतर बच्चे जो भी मदरसों से निकलते हैं, सबसे पहले वो बेरोजगार हैं और वो नॉर्मल स्ट्रीम ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं आते, सबसे पहली बात। और जस्ट बिकॉज गरीब बच्चे और महरूम बच्चे मदरसों में आते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनको मॉडर्न एजुकेशन नहीं देंगे। ऑल्दो मैं बिलीव करती हूँ कि ठीक है, आपने बोल दिया 5 to 7% बच्चे ही ऐसे मदरसों में एडमिट होते हैं, बाकी नॉर्मल स्कूल्स में होते हैं। जहां तक नॉर्मल स्कूल्स की बात है, HRD मिनिस्टर मैडम स्मृति ईरानी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है और पीएम ने भी ये क्लियर कर दिया है कि हमारा जो फोकस होगा प्राइमरी एजुकेशन पे होगा और देश में जहां जहां पे स्कूल्स नहीं है या टीचरों का अभाव है वहां हमने पूरी एक रिपोर्ट बनाई है। उसके आधार पे हम स्कूल्स का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, टीचर्स का भी कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग स्कूल्स जो हैं जो बदहाली में है उनका भी देखिए कांग्रेस तो 10 साल से कुछ कहना चाह रहे हैं राजीव। नहीं, मैं कोई इसमें राजनीति वाली बात नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेस की तरफ से मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश में मुस्लिम पॉपुलेशन 300 शहरों में बड़ी संख्या में रहती है, जहां पे 3.5% से लेकर के 41% तक की पॉपुलेशन मुस्लिम आबादी है। उन शहरों को कंसंट्रेट कर करके अगर हम लोग बाग स्कूलों से लेकर के, चिकित्सालय से लेकर के अन्य चीजों की व्यवस्था करेंगे तो उनका जीवन बेहतर होगा। राजनीतिक रूप से कोई बयानबाजी करना, जिस तरह के मैंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी का दर्शन है, जो आरएसएस का दर्शन है, उससे मोदी जी को बचना होगा। अगर वो वाकई में सबका एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, भारत एक है, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं। आजादी के बाद से भारत एक है और आजादी की बात से भारत एक है, आजादी से पहले भी भारत एक था और भारत श्रेष्ठ भी, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं। आप आगे बढ़ाते हैं, अच्छी बात है। की जो आइडियोलॉजी है उसको दूर साहब सुनिए, जो 60 साल से सेकुलरिज्म के नाम पे अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जिनके राज्यकाल में सचर कमेटी की रिपोर्ट आई और कुछ नहीं किया उन्होंने कुछ नहीं किया। वो टेलीविजन के ऊपर इतने बड़े अच्छे सुंदर शब्द इस्तेमाल करते हैं और उसको नहीं, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ दीपिका जी आप थोड़ा सा नाराज हो गए, लेकिन केवल एक कौम को डरा के कि आरएसएस ऐसा संघ है या भारतीय जनता पार्टी अगर पावर में आती है तो तुम्हारा ये हाल होगा, तुम्हारी ये हाल होगा। इन्होंने 60 साल तक सेकुलरिज्म के नाम पे एक जवाब देना चाहूंगा, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। देखिए, एक जवाब देना चाहूंगा, नहीं एक जवाब दे दूंगा, जवाब देखिए आप पहले राजीव त्यागी बोल रहे, फिर आप एक जवाब दे दूं। देखिए ऐसा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का दर्शन है कि वो सेकुलरिज्म और सांप्रदायिकता दोनों शब्दों को लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री बात करते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और
प्रवक्ता बात करते हैं कि हम लोग सांप्रदायिक। बुखारी जी से एक मिनट कंप्लीट कर लूं। दीपक जी आप जब बोल रहे थे मैंने बोला, मैं नहीं बोला, बुखारी छोड़ दीजिए। मैं तो इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी पार्टी में भी तो मैं तो आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने इनका दोहरा कांग्रेस पार्टी ने, मैंने शुरू में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो आइन बनाया, कांग्रेस पार्टी ने जो आइन बनाया उसमें सबको समानाधिकार दिए, ठीक, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का समानाधिकार है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा। मैंने बताया भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से बाहर नहीं हो सकती है। आरएसएस से अगर बाहर चलेगी मोदी जी, तो निश्चित रूप से मोदी जी को भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। मैं आपको आज कह रहा हूं चैनल पे। और आरएसएस का जो एजेंडा है वो बहुत खतरनाक है देश के लिए, आपको उससे बाहर निकलने की जरूरत है। वो इलियास फिर ये कहना है कि जो सूरत हाल यहाँ अभी आपने देखी है कि कांग्रेस बीजेपी को ब्लेम करती है, बीजेपी कांग्रेस को करती है और मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता। नहीं, मैं एक बात कहूं, किसी भी कौम की तरक्की, अदीब भाई सहमत होंगे इस बात से मेरी, नहीं अदीब भाई सहमत होंगे इस बात से, किसी भी कौम की तरक्की जब भी हो सकती है जब उसको राजनीतिक ताकत दी जाए। कांग्रेस पार्टी ने देश के राष्ट्रपति से लेकर के देश के चीफ जस्टिस तक हर तरफ मुसलमानों को सपोर्ट किया, राजनीतिक ताकत दी। आज देश में जो पार्लियामेंट जो है उसमें कोई 23 लोग आ गए जो मुसलमान है, सिर्फ 23 लोग आ गए। तो इसका मतलब ये है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके उनको रोकने का काम किया। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, त्यागी जी ने एक बात बिल्कुल सही कही। अंग्रेजों ने ये कहा था कि आप कारपोरेशन ले लीजिए, हुकूमत हम चलाएंगे, असेंबली ले लीजिए, हुकूमत हम चलाएंगे। तभी कांग्रेस ने कहा नहीं, आपको संपूर्ण भारत चाहिए। आज बीजेपी भी यही चाहती है कि आप कुछ मदरसे ले लीजिए, कुछ कारपोरेशन ले लीजिए, जो चाहिए ले लीजिए, हम आपको एम्पावरमेंट नहीं देंगे। ये गलत नहीं कहते हैं, इसलिए कि ये जिस आइडियोलॉजी पे है, फिर बात वही आइडियोलॉजी पे नहीं, आइडियोलॉजी पे, आइडियोलॉजी से लड़ाई लड़ी जाती है, आइडियोलॉजी से ही लड़ाई लड़ी जाती है। फैजल साहब, आप सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, आप गुस्सा न कीजिए, मैं बता दूं आपको। मैंने इस उम्र तक आपके लिटरेचर को अपने से ज्यादा पढ़ा है। मैं आपको बताऊं, वो खत पढ़ाऊं आपको, आप सुन लीजिए। देखिए सुन लीजिए, गोलवलकर के बारे में क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी? महंत दिग्विजय दास का सन 52 का खत मेरे पास है और वो नेशनल आर्काइव से निकाला है मैंने, जिसमें वो कहते हैं कि हम इस झंडे को, इस मुल्क को सेकुलर मानने को तैयार नहीं है। अब फिर झंडे की बात हुई, देखिए ये सब डॉक्यूमेंटेड हैं, लेकिन आपने बदल लिया। हम सुब्रमण्यम स्वामी तो वर्तमान में है। मोदी, देखिए सुब्रमण्यम स्वामी तो अदीब भाई वर्तमान में है। मोदी साहब को हम ये समझते हैं कि उनको वक्त देना चाहिए, हम देंगे वक्त उनको, क्योंकि उनकी शायद ये बात समझ में आ गई है कि प्राइम मिनिस्टर अगर रह के चलना है उनको, तो उनको अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिसी को लेना पड़ेगा, जो उन्होंने कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा लगता है मुझको कि वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क जब ही कोई चला पाएगा जो सबका होगा। मध्यम मार्ग में मोदी साहब ने अब अटल जी की लाइन को पकड़ा है, हम उसको खुशामदीद कहते हैं। हम समझते हैं कि वो करके दिखाएं, लेकिन हम अपने दर्द को क्या कहें। एक है ना कि तुमको तो काली घटा का भी पहचानना नहीं आता, नशे मन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। हम कह रहे हैं कि हमारा नशे मन जल रहा है, तुम कहते हो नहीं अभी तो धुआं उठ रहा है। अभी तो धुआं उठ रहा है। तो इनसे क्या कहेंगे आप? जैसे अब इन्होंने ये भी कह दिया, नहीं एक सेकंड, ये भी कह दिया कि साहब हम इकोनॉमी बूस्ट करेंगे। ठीक है, करेंगे साहब। $4 पे अंबानी दे रहा था पर यूनिट गैस, अब 1 जुलाई से 8 है। अब कैसे ये मना करेंगे? बहुत से इनके साथ मसाइल हैं, कैसे मना करेंगे? इसलिए कि इलेक्शन में बयाना ले चुका है। इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज पैसे देती थी इलेक्शन लड़ने के लिए, अब की इंडस्ट्रियलिस्ट ने इन्वेस्टमेंट किया है। अब इन्वेस्टमेंट क्या हो कहेगा, मेरे लाओ $4 से $8, अब 2000 का जब सिलेंडर बिकेगा। और चलिए वो तो एक लंबी बहस है के साथ यहाँ पे, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि कर लेंगे। मुसलमानों के हवाले से आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की नहीं, मुसलमानों के हवाले से मुझे एक डर लगता है, वो मुसलमान की हैसियत से नहीं, हिंदुस्तानी की हैसियत से। वो कहते हैं कि साहब मिनिमम सरकार और मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम सरकार हम समझते हैं, बड़ा अच्छी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा सिगरेटीज से कहा कि आप मुझे डायरेक्ट रिपोर्ट करें, यानी मिनिस्टर जो है वो झुंझुना बजाएगा। अब जब सिगरेटरीज चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट खबर देंगे, तो मिनिमम सरकार तो हो ही गई कि एक आदमी है और वो आदमी पावर में आएगा
तो ये इसका मतलब ये लगता है कि इनकी ये नीयत है कि एक आदमी सरकार चलाएगा, और ये नारा जर्मनी में लग चुका है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में लग चुका है। आप बहुत मुझे ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। दीपिका बोला, आप बोले, आप बताइए इनका एक मैं दीपिका जी, इनको ये लगता है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका है, उन्होंने सेक्रेटरी से भी सीधे ये कहा कि आप सीधे हमसे राब्ता कीजिए, कोई जरूरत हो, और जो दूसरी चीजें हैं उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आगे चल के ऑटोक्रेटिक रूल ना हो जाए और किसी तरह से निरंकुश शासन जिसको हम लोग कहते हैं वो ना हो जाए। हालांकि ये कह रहे हैं कि अभी बहुत जल्दबाजी है कि उनको जज किया जाए, वक्त देने को भी तैयार है, लेकिन इस तरह के इल्जाम तो आप लगेंगे। फैजल साहब, भारत का संविधान, भारत का प्रजातंत्र और भारत की जमहूरियत इतनी ज्यादा बलवान और इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर यहाँ स्वयं परमात्मा भी आ जाएं तो वो उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी का जो कहते हैं कि हिटलर हैं या कोई और हैं, डिक्टेटर हैं, आपने किसी एक जर्मनी के एक शख्स का नाम लिया। मैंने कहा वहां भी पावर एक के पास आ गई, वो एक ही पावर मांग रहे हैं। देखिए ऐसा है, एक स्ट्रांग स्टेबल गवर्नमेंट एक सेंटर में बहुत जरूरी है। स्ट्रांग स्टेबल गवर्नमेंट ये भी मान रहे हैं। स्ट्रांग देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है, नरेंद्र मोदी स्वयं ये बात कह चुके हैं। ये कह रहे हैं कि एकदम कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए पावर, मेरा कहना है। मेरा नरेंद्र मोदी जी ये बात कह चुके हैं कि मेरे धर्म ग्रंथ का नाम है भारत का संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हर बात दीपिका जी आपको रोकना पड़ेगा, यहाँ पे वक्त समाप्त हो रहा है। राजीव त्यागी एक छोटी टिप्पणी जी। ये भारतीय जनता पार्टी जाने, उनको मैंडेट मिला है कि कैसे सरकार ब्रीफ में। जी। मेरा प्रश्न अभी भी वही है कि आरएसएस के एजेंडे से मोदी जी को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान वो देश है जिसमें तीसरे नंबर पे मुस्लिम पॉपुलेशन है पूरे विश्व की जी। और निश्चित रूप से मुस्लिम्स या कोई भी भारतीय भारत का एसेट है, वो भारत का नागरिक है, और उसकी तरक्की के लिए दूसरे नंबर पे है, पाकिस्तान से ज्यादा है, पाकिस्तान से ज्यादा, सॉरी, दूसरे नंबर पे है, इंडोनेशिया के बाद दूसरे नंबर पे। मेरा कहना इसमें सिर्फ यही है कि हम लोगों को जो एकता अखंडता है भारत की, जो अनेकता में एकता है भारत की, उसको कायम रखना पड़ेगा, तभी हम संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे। नहीं, हमारा सिर्फ ये कहना है कि देखिए सबसे बुनियादी चीज जो है वो मुसलमानों के लिए तालीम है, और तालीम पर तभी बात हो सकती है जब उन इलाकों में स्कूल खोले जाएं जहां पर की मुस्लिम शहरों का बड़ी है। जब बच्चे वहां जाएंगे और तालीम वहां उनको मिलेगी तो यकीनन वो आगे बढ़ेंगे। फिर नाज़रीन, आपने ये गर्मा गर्म बहस सुनी। एक बात बिल्कुल तय है कि लोगों को इस बात में किसी को कोई एतराज नहीं है कि मुसलमानों की तालीम की बात की जाए, लेकिन बहुत वजाहत के साथ मोहम्मद अदीब साहब ने कहा कि उन स्कूलों को, उन इदारों को मदद दी जाए जहां हायर एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं, चाहे वो इस्लामिया कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो या स्कूल्स हो। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को लेकर के ये खदशा लोगों के जहन में है कि जो मदरसों की बात कर रहे हैं, मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसको पूरे तौर पे पहले वाजे करें कि वो क्या चाहते हैं। इसलिए कि कहीं ना कहीं जिस तरह का उनकी पहले की कारकर्दगी रही है, तो लोगों के उनके इरादों पे शक है। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें samaylive.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।